हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। सो हम मार्च 2023 की क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे थे। आज हम उसके अंदर जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। वो है आर्थिक परिदृश्य। लास्ट वाले वीडियो में हमने रक्षा और स्पेस टेक्नोलॉजी यानी स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन कर लिया था। और उसके अंदर भी देखिए काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मिसाइल्स के बारे में मैंने आपको बताया था, तो वो आप याद कर लीजिएगा क्योंकि आरएस प्रीलिम्स में जो है इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का जो है उसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, 2 पेजेस में ही है हालांकि ये आर्थिक परिदृश्य, लेकिन इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कुछ एमओयू साइन हुए हैं तो उनके बारे में अपने को पढ़ना है, तो उसको स्टार्ट करेंगे। चलिए जल्दी से हम इसको जो है विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, पहला जो आर्टिकल है वो एक रिपोर्ट के ऊपर है। रिपोर्ट है नेस्कॉम जिनोव इंडिया टेक स्टार्टअप लैंडस्केप रिपोर्ट। बहुत लंबा नाम है, सिर्फ इतना ध्यान रखिए नेस्कॉम की एक रिपोर्ट है जो कि स्टार्टअप को लेकर के है। अब इस रिपोर्ट में डायरेक्टली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्वेश्चन आएगा तो ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, अगर आपके ऊपर स्टार्टअप के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है आरएस मेंस में तो आप इसमें से कुछ पॉइंट्स को लिख सकते हैं। जैसे कि आप देखिए कि 2016 में गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया स्कीम निकाली थी, और स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने खुद ने कहा था कि भाई लोग जो है जॉब गिवर्स बने, जॉब टेकर्स ना बने, तो रोज़गार देने वाले ज़्यादा बनने। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो स्टार्टअप्स जो है बहुत ज़्यादा ग्रो हुए इंडिया के अंदर। काफ़ी सारी यूनिकॉर्न कंपनीज़ जो है वो अभी हाल ही के टाइम में हमको देखने में मिली। तो उसी को लेकर के एक रिपोर्ट है कि स्टार्टअप कल्चर जो है वो इंडिया में कैसे डेवलप हुआ और कितना % उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला, कितना इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स के अंदर आया है, वो सब चीज़ें इस रिपोर्ट में बताई गई है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। ये रिपोर्ट कहती है कि भारत ने 2022 में 23 से ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज़ जो हैं वो यहाँ पर बनी हैं। यूनिकॉर्न कंपनी वैसी कंपनी होती है जिसमें $1 अरब या इससे अधिक मूल्यांकन उसका इवैल्यूएशन हो। ठीक है, $1 अरब का जिस कंपनी का इवैल्यूएशन होता है उसको यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाता है। और ये जो है यूनिकॉर्न की जो संख्या है वो 23 है हमारे यहाँ पर, यानी कि पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो हम सेकंड नंबर पे हैं यूनिकॉर्न कंपनीज़ के मामले में। दूसरी बात यहाँ देखते हैं कि कैलेंडर वर्ष 2022 के दौरान भारत में 1300 से ज़्यादा सक्रिय टेक स्टार्टअप है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो स्टार्टअप्स हैं वो हैं, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो स्टार्टअप्स हैं उनकी जो संख्या है वो हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। 25,000 से बढ़ करके 27,000 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, और हम इसमें अमेरिका और चाइना के बाद 3rd पोजीशन पे आते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टार्टअप्स के अंदर। हाँ, लेकिन एक बात और है जो बैक चीज़ है इसमें कि 2022 से 23 में जो भारतीय स्टार्टअप्स को मिलने वाली जो कुल फंडिंग है उसमें 24% की कमी यहाँ देखने को मिली है। तो ये कुछ रिपोर्ट के बारे में था, कितने स्टार्टअप आए, कितने यूनिकॉर्न आए, कैसे क्या ग्रोथ है, उसके बारे में इसके अंदर बताया गया है। अब देखिए, एक डील है जो एयर इंडिया है, टाटा जो आप जानते हैं कि टाटा की जो एक कंपनी है एयर इंडिया, तो एयरलाइन है एयर इंडिया, तो उसने जो है बहुत बड़ी एक जो है एविएशन डील की है। इंडस्ट्री की, एविएशन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी डील जो है इसको माना जा रहा है कि उन्होंने 470 जो विमान है, प्लेन्स है, उसके लिए भी हाल ही में समझौता किया है। तो अब देखिए कि टाटा ग्रुप की जो एयरलाइन है एयर इंडिया, उसने एयरबस और बोइंग के साथ 470 एयरक्राफ्ट की दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन डील जो है वो 15 फरवरी को साइन की है। इस समझौते के तहत एयर इंडिया जो है वो यूरोपीय कंपनी एयरबस से 250 एयरक्राफ्ट खरीदेगा और अमेरिका की कंपनी बोइंग से 220 विमानों को खरीदेगा। तो ये टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी डील है, और इतना आपको ध्यान रखना है बस। और इसमें देखिए और क्या है कि एविएशन इंडस्ट्री की अब तक की ये सबसे बड़ी डील मानी जा रही है, और इसमें भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश जो हैं वो शामिल रहेंगे। बस इतनी ही चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है, इससे ज़्यादा इसमें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, किससे क्या कितना खरीदा, इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, भारत और सिंगापुर ने यूपीआई और पे नाउ लिंकेज का शुभारंभ किया है। तो इंडिया का तो देखिए यूपीआई है ही, आपको पता ही है यूपीआई के बारे में, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और सिंगापुर का है पे नाउ, सिंगापुर का है पे नाउ। तो अब क्या होगा कि जैसे हम हमारे देश के अंदर यूपीआई से एक दूसरे को पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं, वैसे अगर कोई सिंगापुर का व्यक्ति भारत के व्यक्ति को पेमेंट ट्रांसफ़र करना चाहिए भारत का, वैसे वर्जा मतलब भारत वाला सिंगापुर को करना चाहे तो वो ईजिली कर पाएगा, क्योंकि इन दोनों ने आपस में टाई अप कर लिया है, यूपीआई ने और पे नाउ ने। तो पे नाउ सिंगापुर का, ये हमको ध्यान रखना है। और इससे क्या होगा, देखिए सिंगापुर देश पहला ऐसा देश है जिसके साथ सीमा पर व्यक्ति से व्यक्ति यानी P2P, पर्सन टू पर्सन भुगतान सुविधा जो है वो स्टार्ट की गई है। इस सुविधा से क्या होगा कि भारत के लोग, और ये मैंने बता ही दिया, ट्रांसफ़र कर पाएंगे पैसा, बहुत इजी सी चीज़ है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। फिर देखिए सेवा प्रदाता जो है इसमें प्रारंभ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इंडियन बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों आने के बाद में रेमिटेंस की सुविधा भी मुहैया करवाएंगे। और उसके अलावा जो वहाँ का सिंगापुर का डीबीएस बैंक है वो भी इसके अंदर जो है इन्वॉल्व रहेगा। तो इतने बैंकों के नाम याद मत रखिएगा, बस ये ध्यान रखिएगा किन दो के बीच में डील हुई है। तो सिंगापुर का पे नाउ है और इंडिया का यूपीआई है, उसके बीच में ये डीलिंग हुई है।
अब देखिए कि जो हमारे एसएचजी होते हैं, एसएचजी क्या होते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह आप जानते हैं कि 15-20 लोग मिलकर के एक ऐसा समूह बनाते हैं, आपस में एक दूसरे को एक छोटी-छोटी जो बचत होती है उससे जो है अपना एक अमाउंट क्रिएट करते हैं, और जो जो भी उनकी कलाकारी है, जैसे कि मान लीजिए कोई अचार पापड़ बनाता है, कोई चिकनकारी का काम करता है, तो ये सब औरतें या आदमी मिल कर के इस काम को आगे बढ़ाते हैं, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप कहलाते हैं। तो देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी एसएचजी के जो उत्पाद होते हैं, जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी मार्केटिंग के लिए जो हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय है, उसने उन सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरफ से कि भाई इनको बढ़ावा दिया जाए, तो मीशो के साथ में एक एमओयू साइन किया है। मीशो आप जानते हैं, मीशो से अपन डिज़ाइनर कपड़े वगैरह सब खरीदते हैं। तो मीशो बेंगलुरु स्थित फैशनियर टेक्नीज प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाली एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, और यह जो समझौता किया गया है ग्रामीण जो हमारा मंत्रालय है उसने जो है जो आजीविका प्रोवाइड करने के लिए, लाइवलीहुड प्रोवाइड करने के लिए, रोज़गार प्रोवाइड करने के लिए मीशो के साथ में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन यानी कॉमर्स में बेचने में जो है वो उसकी हेल्प करेगा। और अगर इसमें देखिए और अगर फैक्ट्स की बात करें, तो ये जो ऐसे उत्पाद होते हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा बनाए जाते हैं, इनको बाज़ारों में लाने के लिए जो हमारा ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत जो ये संस्थाएं हैं, ये सरस गैलरी जो हमारे और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जैसे कि GIM है, फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, इन सब के से जो है इन्होंने पहले से ऑलरेडी कई सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किए हैं। फिर देखिए अब नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है अपना जो मुख्य हमारी फसलें हैं उनका जो अभी प्रोडक्शन हुआ है उसके क्या अनुमान है, कितनी फसलें जो है अभी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है, क्या हुआ है वो हम देखते हैं। तो ये जो अनुमान जारी किया है वो किसान मंत्रालय ऑफ कोर्स उसके द्वारा ही जारी किया गया है, और 2022-23 का अनुमान है, और प्रमुख जो हमारी फसलें हैं उसका ये अनुमान दिया गया है। और उन्होंने कहा है कि वर्तमान में हमारा जो उत्पादन है वो 3 to 3.54 लाख टन जो है खाद्यान्न का उत्पादन हमारे भारतवर्ष में हुआ है। अब देखिए इसमें इंक्रीज़ हुई है, तो इंक्रीज़ कितना हुआ है, तो पहले खाद्यान्न जो है वो 2022-23 में इतना था, अभी इंक्रीज़ होकर 79.38 लाख टन का इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। चावल जो है उसमें 13.65 लाख टन का इंक्रीज़ हुआ है। गेहूँ देखें तो उसमें 44.40 लाख टन का इंक्रीज़ हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि गेहूँ ज़्यादा उत्पादित हुआ है, और चावल ज़्यादा उत्पादित हुआ है और गेहूँ उसके सेकंड नंबर पे उत्पादन उसका रहा है। फिर देखिए मक्का है, उसका उत्पादन देखिए तो पहले चावल है, फिर गेहूँ है, फिर मक्का है, और फिर पोषक अनाज है जिसको हम मोटा अनाज भी कहते हैं, तो उसका 16.25 लाख टन के साथ में 527.26 लाख टन का जो है उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। एक चीज़ और देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि वर्ष 2023 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री जी ने मोटे अनाज को श्री अन्न का नाम भी दिया है। तो ये श्री अन्न ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पे पूछा जाता है श्री अन्न का मतलब क्या है, जो कोअर्स ग्रेन जो आप बोलते हैं इंग्लिश में, या मोटा अनाज जो होता है उसको कोअर्स ग्रेन कहते हैं। और हमारा जो 2023 का जो वर्ष है उसको मिलेट ईयर या फिर जो है बाजरा वर्ष जो है वो घोषित किया गया है। तो ये वर्ष घोषित करने का देखिए सिंपल सी बात ये है कि जो लोग हैं उनका जो फोकस, अब बताइए पिज़्ज़ा खाने के लिए किसी को वो थोड़ी ना करना पड़ा, पिज़्ज़ा की मार्केटिंग की गई, ठीक है। तो उसी तरीके से जो कोअर्स ग्रेन है हमारा उसकी भी मार्केटिंग की जाएगी, उसके प्रोडक्ट्स की तरह तरह के उसके बिस्किट्स, बाजरे के बिस्किट्स या जो होती हैं चीज़ें उनकी मार्केटिंग की जाएगी, लोगों में उसकी पहुँच को जो है फैसिनेट किया जाएगा, ठीक है, उसकी डिमांड क्रिएट की जाएगी। तो इसीलिए इसको एक वर्ष भी घोषित किया गया है ताकि जो हमारी खाद्यान्न की जो मेन फसलें हैं उनसे थोड़ा सा जो बर्डन है, पॉपुलेशन बर्डन जो है कंज्यूमेशन का, उसको कम किया जा सके, कंजम्पशन का, सॉरी। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल मैं बता चुकी हूँ, तो ये जो है तुमकुरू जो कर्नाटका में है वहाँ पे HAL जो है उसने अपना एक हेलीकॉप्टर फैक्ट्री जो है वो वहाँ पर डाली है, तो उसका इनागोरेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया है। तो इसकी आधारशिला वैसे 2016 में रख दी गई थी, और यह एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा जो है वो रहेगी। यह एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। ग्रीनफील्ड आप जानते ही हैं, एक होता है ग्रीनफील्ड, एक होता है ब्राउनफील्ड। ग्रीनफील्ड का मतलब है कि आपने स्टार्टिंग से ही वहाँ पर फैक्ट्री डाली है। ब्राउनफील्ड का मतलब है ऑलरेडी वहाँ पर फैक्ट्री थी, उसमें कुछ चेंजेस बदलाव करके उसको और ज़्यादा उन्नत या प्रोग्रेसिव बनाया गया है। तो ये ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है, और प्रारंभ में यहाँ पर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स बनाए जाएंगे और स्वदेशी रूप से ये डिज़ाइन किए जाएंगे। एकल इंजन, बहुउद्देशीय उपयोगिता, फला चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलती हैं। फिर देखिए कि जो टुमकुरू इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, इसमें 2 जल जीवन मिशन परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी गई है। बस इतना ही इसमें ध्यान रखिए, ज़्यादा इसमें टेक्निकलिटीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है।
जो चीज़ें बताई हैं आप ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है। तो तुमकुरू में लॉन्च किया गया है जो कि कर्नाटका में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आरबीआई ने जो अपना रेपो रेट है उसको 0.2% की उसके अंदर जो है वो वृद्धि की है। अच्छा, आप ये देखिए कि रेपो रेट आप जानते हैं सभी लोग कि भाई जिस पर जो है बैंकों को लोन दिया जाता है वो रेपो रेट होती है। तो आरबीआई जो बैंकों को लोन देता है जिस रेट पर, उसको रेपो रेट कहते हैं। तो एक सीधी सी बात समझिए, इस पर क्वेश्चन आता है हर बार, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आता है, यूपीएससी में भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में देखने को मिलता है कि जब भी रेपो रेट को इंक्रीज़ करते हैं तो उससे मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ता है। या फिर वो इनडायरेक्टली ये भी पूछ सकता है कि अगर इन्फ्लेशन यानी महंगाई को कंट्रोल करना है तो आरबीआई रेपो रेट के साथ में क्या करेगा। तो देखिए, जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और ये एसएलआर, सीआरआर, ये सब क्या होती हैं, ये पॉलिसी रेट्स होती हैं आरबीआई की। तो जब भी कभी इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई क्या करता है, इन सभी रेट्स को इंक्रीज़ कर देता है, इन सभी रेट्स को बढ़ा देता है। बढ़ाने से ये होगा कि बैंक जो है वो कम लोन लेंगे आरबीआई से, और जब बैंकों के पास में लोन देने के लिए पूंजी कम रहेगी तो लोगों के हाथ में भी पैसा कम रहेगा। पैसा कम रहेगा तो एक तरीके से डिमांड कम हो जाएगी मार्केट से, तो उससे जो है हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल जो है वो किया जा सकता है। तो ये एक पॉलिसी रेट है, ध्यान रखिएगा आप। और अभी आरबीआई ने इसके अंदर 25 बेसिस पॉइंट का इंक्रीमेंट किया है। अब ये रेट कितनी हो गई है, तो 6.50% जो है वो ये रेट हो गई है। अब चलते हैं इकोनॉमिक न्यूज़ इन शॉर्ट में, इसमें देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहली न्यूज़ है राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र। तो ये जो ज्ञान केंद्र है, राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र, इसको दिल्ली में जो विश्वविद्यालय है वहाँ के मेट्रो स्टेशन पर इसको बनाया जाएगा। और इसका मेन उद्देश्य यही है कि ये एक अपने प्रकार की एक अनूठी सुविधा है, जिससे क्या होगा कि मेट्रो रेल क्षेत्र की वृद्धि होगी और विकास जो है मेट्रो स्टेशंस का, उसको जो है वो नया एक रूप दिया जाएगा और वहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो ये पीपीपी मॉडल पर बनाया गया है और इसके लिए जो है जीएफ इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड जो है उसके साथ में इन्होंने क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट करके इसको बनाया है। तो राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान जो है मेट्रो रेल प्रणाली में ज्ञान और नवाचार के लिए केंद्र के रूप में कार्य करेगा। तो ये थोड़ा सा आपको इतना ध्यान रखना है कि दिल्ली के अंदर इसको बनाया गया है। फिर देखिए भवानी क्या है, तो यूरेनियम 233 का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला थोरियम आधारित परमाणु संयंत्र है ये, जिसका नाम रखा गया है भवानी। ठीक है, क्या है ये, तो ये परमाणु संयंत्र है और इसमें यूरेनियम 233 का यूज़ किया जाएगा। थोरियम आधारित है ये, और इसको जो है तमिलनाडु के कलपक्कम में जो है वो स्थापित किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, भवानी क्या है पहली बात तो थोरियम आधारित परमाणु संयंत्र है और कहाँ पर है ये, तमिलनाडु के कलपक्कम में है। ठीक है, ये पूरी तरीके से स्वदेशी और अपनी तरह का पहला संयंत्र है और इसके अंदर जो है एक्सपेरिमेंटल थोरियम प्लांट जो है इसके अंदर पहले से ही मौजूद है। और उल्लेखनीय है कि देश में 22 परमाणु रिएक्टर अभी तक कार्यरत हैं। तो ये भी एक फैक्ट है जो आप ध्यान रख सकते हैं कि हमारे देश में 22 परमाणु रिएक्टर्स हैं जो अभी कार्यरत हैं। और दूसरी बात यह है कि यूरेनियम 233 का उपयोग किया जाएगा। भवानी क्या है ये पता होना चाहिए, तो ये पहला जो है थोरियम आधारित परमाणु संयंत्र है जो कि तमिलनाडु के कलपक्कम में बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए, भारत बना दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश। तो ये एक रिपोर्ट है, किसके आंकड़े हैं ये, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट स्टैटिस्टिकल डेटाबेस एफओ स्टैट के आंकड़े हैं। उसके अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध का उत्पादक देश जो है वो बन गया है। इसमें जो है विश्व की कुल जो हमारा दूध का उत्पादन, उसमें 24% का योगदान जो है वो अकेले भारत इसमें देता है। तो बस एक फैक्ट है कि सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन कहाँ है, तो इंडिया के अंदर ही है। ये एक रिपोर्ट है, उसके में कहा गया है। अब देखते हैं कि जो वन लाइनर फैक्ट्स है उसमें क्या हमारे लिए काम का है। तो देखिए सेकंड नंबर का यहाँ पर जो वन लाइनर है वो देखिए, वित्त वर्ष 2021-22 में देश का समुद्री खाद्य निर्यात जो है वो 7.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारत ने वर्ष 2025 तक कितनी राशि का समुद्री उत्पाद समझ रहे हैं आप, जो समुद्र से जो फूड हमको मिलता है उसके निर्यात का लक्ष्य रखा है, जो सी फूड होता है उसके कितने निर्यात का लक्ष्य रखा है, तो 14 अरब डॉलर का हमारा इसमें लक्ष्य है। फिर देखिए किस महानगर में देश की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस जो है उसकी सेवा की शुरुआत की है, तो बॉम्बे के अंदर या मुंबई के अंदर इसकी स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट देखिए, यूएई और भारत ने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए कौन सा चैप्टर जो है वो 18 फरवरी 2023 को लॉन्च किया है। तो इस चैप्टर का नाम है यूएई इंडिया बिजनेस काउंसिल, यूएई चैप्टर। ठीक है, फिर देखिए किस खाड़ी देश ने जो है भारत के जो फ्रोज़न फूड होता है उसके आयात पर प्रतिबंध जो लगा हुआ था उसको हटाया है। तो कतर ने जो है अभी हमारे फ्रोज़न फूड जो हम भेजते थे उनको, फ्रोज़न सी फूड, उसके ऊपर प्रतिबंध हटाया है। फिर देखिए केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्री जो हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश के इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड के नैनो यूरिया तरल संयंत्र का भी उद्घाटन कहाँ पर किया है, तो आंवला और फूलपुर के अंदर जो है उन्होंने इसका जो है वो
उद्घाटन किया है। फिर देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अभी हमने जो पढ़ा था ना यूपीआई और जो पे नाउ है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एसबीआई भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो एसबीआई ने अपना एक अलग एप्लीकेशन निकाला है जिसका नाम है भीम एसबीआई पे। तो ये भीम एसबीआई पे जो है सिंगापुर के जो नागरिक हैं उनको भी ये सुविधा देगा कि आप जो है इस ऐप से जो है, या और इंडिया के नागरिकों को, कि आप इस ऐप से जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि एसबीआई का अलग से पेमेंट गेटवे है जो एसबीआई योनो नाम से है, तो इसीलिए जो यूपीआई का यूज़ जो लोग करते हैं सिंगापुर में पेमेंट करने के लिए, अब उनको भीम एसबीआई पे जो है एप्लीकेशन से ये करना होगा। फिर देखिए कौन सा एक प्रौद्योगिकी संस्थान है यानी कि आईआईटी है जिसने कि लैब ग्रोन डायमंड्स मशीनरी, बीजों तथा विधि के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहन करने के लिए 5 साल के शोधन अनुदान की घोषणा की है। तो ये आईआईटी मद्रास है जिसने ये घोषणा की है। फिर देखिए कि भारतीय रेलवे और इंडिया पोस्ट ने डोर टू डोर पार्सल पिकअप और उसकी डिलीवरी सर्विसेज के लिए कौन सी सेवा को स्टार्ट किया, तो उस सेवा का नाम है रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सर्विस। ठीक है, इसको स्टार्ट किया है। फिर देखिए नेक्स्ट है, कूड़े से गैस बनाने के लिए देश का पहला हाइड्रोजन प्लांट जो है वो कहाँ लगाया गया है, तो पुणे के अंदर जो है इसको लगाया गया है। फिर देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा गेहूं की कौन सी किस्म विकसित की है जो गर्मी की लहरों के प्रभाव से बच सकने में सक्षम है, तो ये जो गेहूं की फसल है इसका नाम है HD3385। फिर देखिए नेक्स्ट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद का 49वीं बैठक अभी हाल ही में कहाँ पर संपन्न हुई है, तो जीएसटी की ये मीटिंग जो है नई दिल्ली के अंदर संपन्न की गई है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विदेश मंत्रालय के प्रमुख वार्षिक आयोजन एशिया आर्थिक संवाद, ये विदेश मंत्रालय का है एशिया आर्थिक संवाद, इसका अभी 7वां संस्करण पुणे में किस थीम के साथ में संपन्न हुआ, पुणे के अंदर इसको संपन्न किया गया। इसका थीम देखिए क्या था, एशिया और उभरती अर्थव्यवस्था। ठीक है, और ये अगर आपको याद हो तो प्रधानमंत्री जी कब से कह रहे हैं कि आने वाली जो 21वीं शताब्दी है वो एशिया की शताब्दी है। ठीक है, एशियन कंट्रीज़ की है। तो ये था आज का फ्रेंड्स हमारा आर्थिक परिदृश्य, काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें हमने इसमें देखी हैं, आप इसको पढ़िएगा और इम्पॉर्टेंट जो फिल्टर करके और न्यूज़ को आप अपने एग्जाम ओरिएंटेड बना करके इसमें से सेलेक्ट कीजिएगा। मैंने जितनी हो सकती थी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आपको बताई है, आप और चाहें तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं अपने पेपर से मैच करके। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे पहले केंद्रीय बजट, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको देख लेंगे। उसके बाद में हमको पढ़ना है प्रादेशिक परिदृश्य, जो कि थोड़ा सा लिटिल बिट बड़ा है। जी, ये बड़ा है हर बार की तरह ही। फिर हम राजस्थान का बजट पढ़ेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी ही इस मैगज़ीन को कंप्लीट करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।